गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 23 दिसंबर पे पहुंच चुके हैं एंड देयर इज अ गुड न्यूज। पीयूष हमारे जो स्टूडेंट है और ये हमारे साथ जुड़े हैं कब से, मार्च 2020 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलर बेसिस पे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिवाइज कर रहे हैं। उन्होंने अभी मुझे बताया कि रिसेंटली उन्होंने एमपीपीसीएस का जो प्री एग्जाम है उसको क्रैक कर लिया, अभी मेंस की तैयारी करने जा रहे हैं। ये देखिए, एग्जाम जो है इसको क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपकी कंसिस्टेंसी, जो कि यहाँ पे पीयूष ने दिखाई, और साथ में होता है रिवीजन। जो कि चीज आपने पढ़ी है उसको कंसोलिडेट करना भी तो जरूरी है ना। तो डेफिनेटली जैसे आज पीयूष ने काफी अच्छे मार्क्स से प्रीलिम्स को क्रैक किया है, वो मेंस भी लिखेंगे और होपफुली मेंस भी क्रैक करके इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। आप भी इस तरीके से यूपीएससी या स्टेट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, उसे क्रैक कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंटली करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं एंड देन उसे रिवाइज भी करते हैं। चलिए, जो 10 टॉपिक से हम देख लेते हैं एक बार जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विंटर सोलिस्टिस के बारे में देखेंगे, इंसॉल्वेंसी बेसिकली आईबीसी के बारे में जानेंगे, 6th शेड्यूल एरिया स्टॉक मार्केट्स के बारे में जानेंगे, चिलाई कला क्या है इसके बारे में देखेंगे, वियतनाम को डिस्कस करते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स को डिस्कस करेंगे एंड देन हाइपरसोनिक विंड टनल एंड टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला है। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स 15 दिसंबर से मुझे मैसेज कर रहे थे फॉर द न्यू ईयर डिस्काउंट। तो हमने काफी प्लान किया इसको, सोच रहे थे पहले कि ईयर एंड के आसपास इसे लेके आएंगे, लेकिन काफी सारे मैसेजेस और काफी सारी इस चीज की डिमांड आई। तो यहाँ पे 50% डिस्काउंट जो है ये आपका स्टार्ट कर दिया गया है। 2021 इज द कूपन कोड जिसको आप यूज कर सकते हैं और कोई भी कोर्स जो है आप वेबसाइट के ऊपर परचेज कर सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं, कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, जो भी चीज चाहें आप exam.netmock.com के ऊपर जाकर, सो दिस इज द वेबसाइट, आप अपने पसंदीदा कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, यहां पे कोशिश करिएगा जो एमसीक्यूज हम करने वाले हैं उसमें 6 या 6 से ज्यादा एमसीक्यूज आपके करेक्ट होने चाहिए। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है विंटर सोलिस्टिस को लेकर है, पूछा गया विंटर सोलिस्टिस को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। अभी 22 दिसंबर गया है, इसी वजह से क्वेश्चन था और इसके बारे में आर्टिकल्स भी दिए गए थे। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, इट हैपेंस एवरी ईयर व्हेन द सन रीचेस इट्स मोस्ट सदर्नली डेक्लिनेशन ऑफ -23.5 डिग्रीज। तो यहाँ पे सन की लोकेशन बता रखी है, ये हर साल होता है, विंटर सोलिस्टिस जो है वो हर साल होता है और सन की पोजीशन जो है वो सदर्न डायरेक्शन में -23.5 डिग्री पे होती है। मे बी सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो सन है वो किसके ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। मे बी द डे आफ्टर द विंटर सोलिस्टिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द लेंथनिंग डेज। तो इसके बाद क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस के बाद जो दिन होते हैं वहां पे जो दिन होता है उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो यहीं से ही आपको एक कॉन्ट्राडिक्शन दोनों के अंदर दिखेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हो नहीं सकती, या तो दोनों ही इनकरेक्ट होगी या फिर इनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी और एक इनकरेक्ट होगी। क्योंकि यहां पर बात करी गई है सदर्न डेक्लिनेशन की कि वो मोस्ट सदर्नली डेक्लिनेशन पे होता है अपनी, और यहां पे बात करी गई है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की। ठीक है, तो अगर हम ये अर्थ को डिवाइड करते हैं और ये 0 डिग्री इक्वेटर है आपका, दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर, और ये आपका होता है ऊपर 23.5 डिग्री पे, ये क्या होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आपका सिमिलरली होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जब हम विंटर सोलिस्टिस की बात करते हैं, जैसे आजकल सन कहां होगा, आजकल सन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, इसी वजह से जो ठंड पड़ रही है ना, क्योंकि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है तब हम कहां होते हैं, तब हम गर्मियों में होते हैं, तभी सबसे ज्यादा गर्मी हमें, सबसे ज्यादा हीट जो होती है वो फेस करनी पड़ती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है धूप या तो नहीं निकलती और निकलती है तो काफी कम होती है, और जो विंटर है वो इसी वजह से आप फील करते हैं, जो आपका टेम्परेचर के अंदर फॉल होता है वो इसी वजह से फील करते हैं। तो सन कहां होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, ना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पर सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी थी कि सन अपने सदर्न मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। देखिए, सन जो है ना ये 23.5 डिग्री यहां से लेकर यहां तक ही मूव करता है। वैसे देखा जाए तो ये सन खुद मूव नहीं करता है, इट्स द अर्थ विच इज मूविंग, बट ठीक है, समझाने के लिए इस तरीके से बताया जाता है कि जो सन है इसके बीच में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ के बीच में मूव करता है। तो यहां पर इस टाइम पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली पोजीशन पे होता है, विच इज द सडनली डेक्लिनेशन, जिसे -23.5 डिग्री भी कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। द डे आफ्टर द विंटर सोलिस्टिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ
लेंथनिंग ऑफ डेज। तो आपने सुना होगा बड़ा दिन छोटा दिन, इस तरीके से लोग कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि सर्दियों में जैसे ही 22 दिसंबर जाता है कि अब दिन बड़े होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे सर्दियां आती हैं लोग कहते हैं कि दिन अब छोटे होने शुरू हो गए हैं। और आपको याद होगा जब बच्चे होते थे तब पेरेंट्स भी कहा करते थे कि सर्दियां आने वाली है, दिन छोटे होने लग गए, तो आप क्रिकेट खेल के जल्दी से वापस घर आ जाया करो या फिर ज्यादा देर बाहर मत खेला करो। रीजन यही था क्योंकि रात बहुत जल्दी हो जाती थी, इवन 6 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद क्या होगा, 22 दिसंबर जैसे ही पास होता है, कई जगह पे 21 दिसंबर होता है, कई जगह पे 22 दिसंबर, दोनों डेट को आप कंसीडर कर सकते हैं। इस दिन के बाद क्या होता है, डेज जो है उनकी लेंथ बड़ी होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे देखेंगे 2-3-4 महीने तक तो आपको जो दिन है वो 7 साढ़े 7 बजे तक भी आपको दिन दिखाई देना शुरू रहेगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, पहली भी करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो अभी यहां पे समर सोलिस्टिस कब होता है, जून 21, 22, और विंटर सोलिस्टिस दिसंबर 21-22। और फिर आपकी इक्विनॉक्सेस होती हैं जैसे कि मार्च 21-22 में और सितंबर में। ये सभी चीजें जो आपकी है एनसीईआरटी के अंदर कवर कर रखी है। चलिए, अगर एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताऊं वो ये होगा, सोलिस्टिस जो है ये डिराइव किया हुआ है लैटिन टर्म जिसका नाम है सोल्स्टिटियम। ठीक है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है सन स्टैंडिंग स्टिल। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो सन यहां तक पहुंचा और अब इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में जाना सन शुरू हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे, इस दिन, इस पर्टिकुलर डे पे तो हम ये कहेंगे ना सन स्टैंडिंग स्टिल है, सन यहां पे रुका हुआ है क्योंकि यहां से वो वापस आना शुरू होगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेकर है, पूछा गया बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट एम्स टू स्ट्रीमलाइन एंड स्पीड अप द रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ फेल्ड बिजनेस। जो बिजनेस फेल हो जाते हैं उनको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, ये काम इसमें किया जाता है। द कोड स्टिपुलेट्स दैट द रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ स्ट्रेस्ड कंपनी विल हैव टू बी कंप्लीटेड इन अ मैक्सिमम ऑफ 270 डेज। यहां पे जो पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, जो बिजनेस फेल हो रहे हैं उनको जो रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना है, वो पूरा प्रोसेस 270 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऐसा कोड बताता है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इसको मार्च 31, 2021 तक एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इसको एक एक्सटेंशन देने की बात करी गई है ताकि जो बिजनेसेस अभी सफर कर रहे हैं, कोविड-19 की वजह से बिजनेस को और भी नुकसान हुआ है, तो ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए आईबीसी का जो टाइम पीरियड है वो मार्च 31, 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण। तो ध्यान रखिएगा, तो यहां पे सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है क्योंकि जब भी हम आईबीसी की बात करते हैं तो इसमें जो बिजनेस फेल्ड बिजनेस होते हैं उनको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, ये सब चीजें आईबीसी के अंदर मेंशन करी गई है। और यहां पे जो टाइम पीरियड दिया गया इस चीज के लिए 270 दिन का दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, इंसॉल्वेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो भी इंडिविजुअल है या फिर मान लीजिए कोई कंपनी है, तो वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाती, उनके जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको पे नहीं कर पाती और वहां पर उनको दिवालिया घोषित करना पड़ता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाता है इसके अंदर। तो जो भी एसेट्स होती हैं उनको रियलाइज करके जो क्रेडिटर्स का जो पैसा बनता है वो उनको पे किया जाता है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस के अंदर पूरा कंबर्सम प्रोसेस रहता है। काफी सारे इसके अंदर आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनका भी रोल रहता है। तो शुरुआत कैसे होती है, इनिशिएशन बाय क्रेडिटर और डेटर, फिर एक एनसीएलटी के अंदर एप्लीकेशन फाइल करी जाती है। इसमें जो आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं वो आते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं उनकी एक कमेटी इसके अंदर बनाई जाती है। देन इसके अंदर एक रेजोल्यूशन किया जाता है, प्लान को अप्रूव किया जाता है, लिक्विडेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट इसमें फाइनली तौर पे कर दिया जाता है। क्योंकि एक्सटेंशन अभी इसका किया गया है, इसी वजह से ये न्यूज में था। आईबीसी जो था 2016 में एनेक्ट किया गया था। पहले अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड लॉज होते थे इंसॉल्वेंसी को लेकर और पूरा सिस्टम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। उस चीज को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आईबीसी को लाया गया था और अभी से 2021 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड करने के लिए कहा गया ताकि पूरा रेजोल्यूशन जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि शेड्यूल्ड एरिया, 6th शेड्यूल्ड एरिया को लेकर पूछा गया। इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 244 में आर्टिकल के अंदर ही मेंशन किया हुआ है। इट अप्लाइज टू ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये 4 स्टेट्स के नाम दिए, यहां पर ही एप्लीकेबल होता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स अंडर 6th शेड्यूल एरिया आर एम्पावर्ड टू रीऑर्गेनाइज बाउंड्रीज ऑफ द ट्राइबल एरियाज। जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स है, जो भी इन राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं 6th शेड्यूल एरिया के अंदर जो आते हैं, वो चाहें तो बाउंड्रीज को, ट्राइबल एरियाज की जो बाउंड्रीज होती हैं रीजन की, उसको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, देखिए आप जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर और अदरवाइज भी काफी सारे स्टेट जो हैं एक दूसरे आसपास के स्टेट से कुछ नहीं रहते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर ये शिकायत हमेशा रहती है कि जो बंगालीज है उनके वहां पर आकर नॉर्थ ईस्टर्न के दूसरे रीजन के अंदर जाकर वहां पर उनकी जो जॉब्स होती हैं वो ले लेती हैं। उसी चीज को ही यहां पर हाईलाइट किया गया क्योंकि मेंबर्स ऑफ खासी स्टूडेंट यूनियन KSU उन्होंने जितने भी बंगालीज थे मेघालय के अंदर उन्हें बांग्लादेशी डिक्लेयर कर दिया। देखिए वैसे उनको ये चीज करने का राइट नहीं है क्योंकि हो सकता है वो बांग्लादेशी हो, ये भी हो सकता है वो वेस्ट बंगाल के हो। चलिए, तो यहां पे एंटायर स्टेट ऑफ मेघालय जो है, जो मेघालय का पूरा रीजन है, वो आपका शेड्यूल 6 एरिया में आता है। सिर्फ छोटा सा टाइनी सा हिस्सा है जो कि शिलोंग कैपिटल के अंदर फॉल करता है, उसी को एक्सेप्शन दिया हुआ है। अदरवाइज पूरा का पूरा जो मेघालय है वो 6 शेड्यूल के अंदर आता है। अब देखिए ये आपका मेंस का भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इसके ऊपर, क्योंकि यहां पर जो एक पर्टिकुलर भाषा बोलने वाले जो बंगालीज हैं उनको यहां पर बांग्लादेशी डिक्लेयर किया गया, वो भी किसके द्वारा, एक खासी स्टूडेंट यूनियन के द्वारा। मेंस का क्वेश्चन बनाएंगे इसके ऊपर जिसको आप आंसर भी करेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। तो यहां पे यस इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 244 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया है। AMTM जो है इसको 6th शेड्यूल के तौर पे याद रखिएगा, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। देन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट, चीफ मिनिस्टर को ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स, जो 6th शेड्यूल एरिया के जो स्टेट्स हैं वहां पे गवर्नर को राइट है कि वो चाहे तो ट्राइबल एरियाज की बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ऐसा राइट जो है चीफ मिनिस्टर को नहीं दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 6th शेड्यूल जो बनाया गया था राइट्स, कल्चर, एथनिसिटी और ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया था ट्राइबल रीजन्स की, जिसमें AMTM आपके इंक्लूडेड है। बॉर्डोलाई कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इसको लाया गया था और ट्राइबल डोमिनेंट एरियाज के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच करता है। अभी आपने देखा हो कल एक कोविड स्ट्रैंड की न्यूज आई थी, एक नया स्ट्रैंड पाया गया था कोविड का और उसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट देखी गई थी। तो मार्केट के बारे में भी, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, कुछ नॉलेज आपको होनी चाहिए। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। डाउ जोन्स पूछा है, यूके की मार्केट है। निकाई जो है USA की मार्केट है। निफ्टी जो है वो इंडिया की मार्केट है। आपने निकाई का नाम सुना होगा, डाउ जोन्स सुना होगा, निफ्टी सुना होगा, बताएं। चलिए देखिए, निफ्टी 50 तो आपने वैसे ही सुना होगा, निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो तीसरी स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाती है। इट मींस ए को तो आप शुरू में ही एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन डाउ जोन्स और निकाई का आपको बताने के लिए थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। आपने अगर आप ऑल इंडिया रेडियो सुनते हैं वहां पर भी आपने कभी ना कभी इनके बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि जब भी वो न्यूज शुरू करते हैं तो बताते हैं डाउ जोन्स की पोजीशन क्या है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। निकाई का भी बताते हैं। अगर बात करी जाए, निकाई इज फ्रॉम जापान, ये जापान का है। जैसे निफ्टी हमारा है, निकाई जापान का है, और डाउ जोन्स जो है वो US का है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मार्केट गिरी क्यों थी वो भी मैंने आपको बता दिया, क्या रीजन था। अराउंड 3% हमारा जो सेंसेक्स था वो गिरा था और इस वजह से काफी बड़ी गिरावट मानी जाती है, इस वजह से ये न्यूज बनाई गई थी। चलिए, और देखिए अगर आप देखेंगे तो यहां पे मई में काफी बड़ी गिरावट जो थी वो देखी गई थी 2000 पॉइंट्स की, और उसके बाद यहां पर उस दिसंबर के अंदर, दिसंबर 21 को इतनी बड़ी गिरावट जो है वो देखी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लेपर्ड रिपोर्ट के बारे में क्वेश्चन है, आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से है। पूछा गया बताएं इस रिपोर्ट को लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लेपर्ड इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी इन उत्तराखंड। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन लेपर्ड की कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है। मे बी लेपर्ड पॉपुलेशन हैज बीन एस्टिमेटिंग यूजिंग पग मार्क्स सेंसस ओनली। तो जो लेपर्ड की पॉपुलेशन काउंट करी जाती है कि कितने लेपर्ड हमारे पास है, वो उनके जो पैर के निशान होते हैं उसको काउंट करके यहां पर तय करी जाती है। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट पोचिंग, हैबिटेट लॉस, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल प्रे एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर द मेजर थ्रेट्स टू लेपर्ड पॉपुलेशन। तो लेपर्ड पॉपुलेशन की गिरावट आने के क्या क्या रीजन है। एक रीजन तो है सबकॉन्टिनेंट पोचिंग करी जाती है, उनका शिकार किया जाता है। यहां पर हैबिटेट लॉस हो रहा है उनका, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट हो रही है और वो रीजन जहां पे तेंदुओं को होना चाहिए था वहां हम अपने घर बनाते जा रहे हैं। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल प्रे, उनका जो प्रे है, उनका जो शिकार होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं हाईएस्ट पॉपुलेशन और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लेपर्ड इन इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी इन मध्य प्रदेश, और 3421 तेंदुए जो है ऐसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि यहां पर हैं। फॉलोड बाय, पहले पे तो मध्य प्रदेश हो गया, दूसरे पे क्या है, फॉलोड बाय कर्नाटका जहां पे 1783 नंबर बताया गया, एंड देन महाराष्ट्र का नंबर आता है। चलिए यहां पर जो इनकी पॉपुलेशन काउंट करी जाती है वो करी जाती है कैमरा ट्रैपिंग मेथड से। आपने अगर डिस्कवरी देखा है, आई रिमेंबर
आई थिंक 9th 10th क्लास में था जब मैं इस तरीके की मेथड्स को देखता था डिस्कवरी के ऊपर, जिसमें जगह जगह पे कैमरे लगा दिए जाते थे, उनके सामने से अगर कोई टाइगर गुजरता था तो टाइगर की तो अलग से यूनिक पहचान हो जाती है, क्योंकि टाइगर के जो शरीर होता है उस पर जो वो पैटर्न बना होता है वो हर टाइगर का अपना यूनिक होता है, किसी भी दो टाइगर का वो पैटर्न सेम नहीं होगा। द सेम अप्लाइज ऑन लेपर्ड, लेपर्ड के ऊपर भी जो आपके स्पॉट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं हर लेपर्ड के। तो जो भी लेपर्ड कैमरे के सामने आ गया तो वो काउंट कर लिया जाएगा, वो माना जाएगा कि ये एक यूनिक टाइप का लेपर्ड है उसके स्पॉट्स को देखकर, और फिर उसकी गिनती इस तरीके से करी जाती है। दिस इज कॉल्ड द कैमरा ट्रैपिंग मेथड, ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट जो हमारे हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट जो है उसको अभी रिलीज किया है, इस वजह से ये चीज हमने डिस्कस करी थी। तो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन उत्तराखंड में नहीं, मध्य प्रदेश में है। यहां पे पगमार्क को यूज किया जाता है नहीं, यहां पर कैमरा ट्रैपिंग को यूज किया जाता है। देन यहां पे पोचिंग, हैबिटेट लॉस, ऑफकोर्स ये काफी कॉमन सेंस वाले पॉइंट थे, उनका शिकार किया जा रहा है, तेंदुओं का शिकार किया जा रहा है, तेंदुओं के हैबिटेट जो है जहां पे वो रहा करते थे वहां पे लॉसेस देखे गए क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस काफी ज्यादा हो रहा है। उनके जो शिकार हुए होते थे उनकी भी संख्या कम होती जा रही है, जैसे हिरन का, खरगोश का, इन सब चीजों का शिकार करते हैं तो उनका प्रे जो है उसकी संख्या भी कम हो रही है, इस वजह से उनकी खुद की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन कर रही है। आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेपर्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 60%, और यहां पे आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं सबसे बड़ा यहां पे डॉट आपको दिख रहा होगा, फिर डॉट महाराष्ट्र कर्नाटक के अंदर भी बड़ा है और पॉपुलेशन भी इनकी यहां पर ज्यादा है। क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की जो हमारी सीरीज है आप इसे 50% डिस्काउंट पे ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपका न्यू ईयर डिस्काउंट जो है वो चल रहा है और 2021 इज द कोड, 2021 कोड को आप यूज करिएगा, यू विल गेट अ स्ट्रेट 50% डिस्काउंट ऑन दिस प्रोग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है चिल्लई कला के बारे में। पूछा गया चिल्लई कला के बारे में बताएं, ये किस चीज को रेफर करता है, ये क्या है, क्या ये किसी तरीके की चाय है, क्या हार्श विंटर पीरियड को कहा जाता है, ट्रेड विंड्स को कहा जाता है, या ट्राइबल कम्युनिटी को कहा जाता है। देखिए आई रिमेंबर दिस थिंग वेरी क्लियरली, लास्ट विंटर में भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था और अभी जान के बनाया गया है, क्योंकि इसके बारे में जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता चलेगा ही, आपकी भी रिवीजन होने वाली है। जैसे जो अभी हमारे एमपीपीसीएस का एग्जाम क्रैक करके हैं पीयूष, जो हमारे साथ मार्च से जुड़े हुए थे और काफी सारे स्टूडेंट्स उनसे भी पहले जुड़े हुए थे, तो जो पिछले साल की सर्दियों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना ही चाहिए। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए कश्मीर वैली का कॉन्सेप्ट है, तो जो 40 डे का इंटेंस ठंड का जो पीरियड होता है उसे वो कहते हैं चिल्लई कला। ठीक है, कश्मीर वैली के अंदर ये जो पीरियड है मंडे से, मतलब अभी रिसेंटली स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज में था, और जब ये यहां पे ऑब्जर्व किया गया तो सब जीरो टेम्परेचर वहां पर एक्सपीरियंस किया गया। तो आंसर क्या होगा, हार्श विंटर पीरियड जो कश्मीर वैली में होता है दैट इज कॉल्ड द चिल्लई कला। और वैसे चिल से याद रखिएगा, चिल मतलब होता है ठंड, तो उस तरीके से आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि वियतनाम को लेकर है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट वियतनाम। वियतनाम को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है, कौन सा कथन आपका गलत है। इट बॉर्डर्स कंबोडिया इन द नॉर्थ, नॉर्थ में इसके कंबोडिया है, साउथ वेस्ट में इसके चाइना है। इट इज अ कोस्ट लाइन अलोंग द साउथ चाइना सी, इसकी कोस्ट लाइन साउथ चाइना सी को भी टच करती है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए एक बार वियतनाम देखते हैं कहां पे लोकेट करता है। सो दिस इज वियतनाम, ये इसकी कोस्ट लाइन है जो कि साउथ चाइना सी को टच कर रही है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। क्या कंबोडिया इसके नॉर्थ में, नहीं, कंबोडिया इसके आप वेस्ट में कहेंगे, दिस इज कंबोडिया राइट, तो ये इसके वेस्ट में लोकेट करता है। और क्या चाइना इसके साउथ वेस्ट में, नहीं, चाइना इसके नॉर्थ में। तो पहली जो दो स्टेटमेंट्स है वो हो जाती है आपकी इनकरेक्ट, और थर्ड स्टेटमेंट आपकी हो जाती है करेक्ट। आंसर क्या होगा, सी, नहीं, आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि आपको बताना था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, न्यूज में क्यों था, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया वियतनाम वर्चुअल समिट, IVVS। ठीक है, वियतनामीज काउंटर पार्ट भी उनके साथ थे और ये वर्चुअल समिट को लॉन्च किया गया, इस वजह से वियतनाम न्यूज में था। और मैंने आपको बताया काफी फेमस कंट्री नहीं है, फर्स्ट रैंक कंट्रीज में होते हैं आपकी कंट्रीज जैसे कि यूएस हुआ, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, रशिया हुआ, जिनके साथ कोई ना कोई न्यूज रोज आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके ऊपर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं इंडो पाकिस्तान रिलेशन के ऊपर 250 वर्ड्स लिखो या इंडो चाइना रिलेशन के ऊपर 150 वर्ड्स लिखो तो आप इजीली लिख सकते हैं, और क्वेश्चन इसके ऊपर आने के चांसेस इसी वजह से थोड़े कम होते हैं। देन सेकेंड रैंक ऑफ कंट्रीज आते हैं जिसमें आपके वियतनाम हुआ, म्यांमार हुआ, सूडान हुआ,
इस तरीके की कंट्रीज, वहां पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहां पर हर कोई आंसर नहीं कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया वियतनाम रिलेशन के ऊपर 250 वर्ड्स लिखो, 250 वर्ड्स, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद 5 पॉइंट्स भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मुश्किल होता है। कभी कभी न्यूज आती है तो हमें नहीं पता होती, लेकिन अगर आप अपने नोट्स को अच्छे तरीके से बनाते हैं, हर पॉइंट को जॉट डाउन करते हैं, जब भी इंडिया वियतनाम के बारे में बात होती है कोई ना कोई नया पॉइंट उसके अंदर मेंशन होता है और आप उसे नोट डाउन करके रखते हैं, तो आप इस तरीके के आंसर जो है एग्जाम के अंदर कर पाएंगे। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सेकेंड रंग ऑफ कंट्रीज जो इतनी ज्यादा फेमस कंट्रीज नहीं है, वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। पूछा गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ विच इंडिजिनस गेम्स टू बी अ पार्ट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने किस हमारे इंडिजिनस गेम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर शामिल करने के लिए कहा है? गटका को, कलरी पट्टू, मलखंबा। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इंक्लूजन करने की बात करी है 4 इंडिजिनस गेम्स को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के अंदर, जिसमें ये जो गेम्स है ये होने वाले हैं हरियाणा के अंदर 2021 के अंदर। और यहां पे जो लिए गए हैं इंडिजिनस गेम्स, उसमें गटका भी है, कलरी पट्टू भी है, मलखंबा भी है, एंड चौथा गेम जो लिया गया है वो है थैंगटा। याद रखने का तरीका, आप गटका की जगह गटकम याद कर लीजिए, ठीक है। गटकम याद रखेंगे तो गटका तो इसी से निकल आएगा, जी से गटका, टी से थैंगटा, के से कलरी पट्टू, एम से मलखंब, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब एग्जाम के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये आते कहां से। गटका कौन से स्टेट का है, मलखंबा कौन से स्टेट का है, कलरी पट्टू कौन से स्टेट का है, थैंगटा कौन से स्टेट का है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे कि कलरी पट्टू केरला का है, मलखंबा एमपी का है। आप मुझे बताएं गटका कहां से है और थैंगटा कहां से है। पता है तो कॉमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं पता तो गूगल पे सर्च करें और फिर कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे फिलहाल हमारा आंसर डी था। सो यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको इमेज दिखाने काफी जरूरी है। दिस इज कलरी पट्टू, दिस वन इज कलरी पट्टू, दिस इज थैंगटा, दिस इज मलखम एंड दिस इज गटका। और गटका को याद होगा, अभी हमने 2 दिन पहले भी डिस्कशन किया था, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है उसके ऊपर, वहां पे भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी, इसे कहां पे इनॉग्रेट किया गया। अगेन मैं कोशिश कर रहा हूं 2 से 3 फैक्चुअल क्वेश्चन जो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्वेश्चन दिया है सीधा फिर 4 ऑप्शन दिए, इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन जरूर होने चाहिए, क्योंकि काफी क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर। सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले नहीं आते हैं, बट यस हमारा जो रेशियो रहने वाला है 7 स्टेटमेंट के क्वेश्चन होंगे, 3 हमारे स्ट्रेट क्वेश्चन होंगे, ताकि हर तरीके के क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो सके। सोचिए कि आंसर होगा कहां पे इसे इनॉग्रेट किया होगा। चलिए, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैज इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला हाइपरसोनिक विंड टनल, जिसे कहा गया है बेसिकली इट्स HWT टेस्ट फैसिलिटी। कहां पे किया है इसे? DRDO के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हैदराबाद। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सो दिस इज हाउ दे इनॉग्रेटेड DRDO के अंदर। इसके अंदर इंडिया जो है 3rd सच कंट्री बन गया जिसके पास इस तरीके की हाइपरसोनिक विंड टनल है। पहली USA, देन रशिया, और अब इंडिया के पास भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया को लेकर है। पूछा कि इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इसे टी एक्ट 1953 के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका दार्जिलिंग में है और इसे हर 3 साल में एक बार रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे अगर बात करी जाए टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इसे टी एक्ट 1953 के थ्रू ही एस्टैब्लिश किया गया, दिस इज करेक्ट। और 3 साल में इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज नॉट इन दार्जिलिंग, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। टी बोर्ड ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है न्यू इलेक्ट्रॉनिक टी ऑक्शन मैकेनिज्म को लाने की, और ये कोयम्बटूर में और कन्नूर में नेक्स्ट मंथ लाने की प्लानिंग जो है वो करी जा रही है। सो ये टी बोर्ड के ऊपर भी हमारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आंसर यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से बी विल बी द करेक्ट आंसर। अभी हम करेंगे एक्टिव रिवीजन, ठीक है, और जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपको दूंगा, मेंस का क्वेश्चन आपको दूंगा जो आपको आंसर करना है, और विनर ऑफ द डे के बारे में भी हम देखेंगे। यहां पर अनअकैडमी के ऊपर आई एम प्लानिंग की कुछ मॉक टेस्ट जैसी चीजें सोल्व करी जाए। अभी तक हम मॉक टेस्ट नहीं करते। अभी तक हमने क्या किया, वहां पर हम जब भी वहां पे लेक्चर करते हैं वहां पर प्रीलिम्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करते हैं। तो क्यों ना मॉक टेस्ट जो है वो भी कर लिया जाए। आप मुझे इस चीज के लिए, क्या आप चाहते हैं इस चीज को करना,
या नहीं, @prince_luthra पे बता दीजिएगा। इफ यू सपोर्ट दिस आइडिया, आपको लगता है कि हमें मॉक टेस्ट भी वहां पर करने चाहिए जिसमें हम 100 क्वेश्चंस लाइव सोल्व करेंगे। मैं हर क्वेश्चन के बाद 15 सेकंड का टाइम आपको दूंगा, आप ABCD को चूज करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे उस चीज को। और इससे क्या होगा, बेसिकली ये भी देखा जाएगा कि कट ऑफ से ऊपर मार्क्स आपके आ रहे हैं या नहीं, और लीडर बोर्ड देखा जाएगा कि टॉप 10 पोजीशन में कौन लोग हैं। तो ये सब मैं प्लानिंग कर रहा हूं। अगर आपको लगता है इट्स अ गुड आइडिया तो मुझे मैसेज करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इस चीज के लिए। चलिए एक्टिव रिवीजन स्टार्ट करते हैं। विंटर सोलिस्टिस के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सन कहां होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, जल्दी से बताएं। मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे अब दिन जो है बड़े होने शुरू हो जाएंगे, और सन का डेक्लेरेशन भी बताया था मैंने आपको। यस, इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए फिर हमने IBC के बारे में देखा था। 270 दिन के अंदर पूरा यहाँ पे जो सेटलमेंट होता है वो करना होता है। मुझे ये बताएं, इसका जो एक्सटेंशन दिया गया वो किस डे तक दिया गया, 2021 में कब तक इसका एक्सटेंशन दिया गया, 31 मार्च तक इसको एक्सटेंड किया गया। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो लोग या फिर कंपनीज इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, उनके लिए पूरी प्रोसेसिंग करी जाती है कि उनकी एसेट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। देन हमारा डिस्कशन हुआ था 6th शेड्यूल एरिया में। जल्दी से मुझे स्टेट्स के नाम बता दे, जो 4 स्टेट्स जो मैंने आपको AMTM के थ्रू समझाया था, कौन कौन से वो 4 स्टेट्स हैं, जल्दी से बताएं। चलिए, तो वो आपके स्टेट्स में बताने वाला हूं। चीफ मिनिस्टर को राइट नहीं होता है, एरिया को रिओर्गेनाइज करने का गवर्नर को होता है, ये भी बता दिया मैंने। आर्टिकल 244 इन्वॉल्व होता है। एंड द 4 स्टेट्स आर असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। चलिए देन जल्दी से मुझे बताएं, डाउ जोन्स कहां से है, यूके से है, USA से है, इंडिया से है, जापान से है, जल्दी से बताएं। डाउ जोन्स इज फ्रॉम USA। निकाई का भी बता दें कहां से है, जल्दी से बताएं। निकाई इज फ्रॉम जापान। यस, लेपर्ड रिपोर्ट के बारे में हमने देखा था। जल्दी से बताएं किस तरीके का मेथड यूज किया जाता है इसके अंदर। मैंने आपको एक मेथड बताया था, डिस्कवरी चैनल का भी एग्जांपल आपको दिया था, जल्दी से बताएं। यस, कैमरा ट्रैपिंग मेथड इसमें यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा संख्या कहां से है, जल्दी से बताएं। उस प्रदेश का नाम बताएं। विच स्टेट हैज द मोस्ट नंबर और हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द लेपर्ड्स, इट इज मध्य प्रदेश, और फिर कर्नाटका एंड देन महाराष्ट्र का नंबर मैंने आपको बताया था। देन क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा था चिल्लई कला, कहां से ये रिलेट करता है, जल्दी से बताएं। कौन से स्टेट से रिलेट करता है, ये यूटी से रिलेट करता है। यस, कश्मीर वैली के अंदर सब जीरो टेम्परेचर जो होता है, 40 दिन का जो पीरियड होता है, दैट इज द चिल्लई कला। देन वी डिस्कस्ड अबाउट वियतनाम। वियतनाम का बॉर्डर साउथ चाइना सी को टच करता है या नहीं करता है, यस और नो, जल्दी से बताएं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर हमारे यहां से काउंटर पार्ट ने उनके एक IVVS इंडियन वियतनाम वर्चुअल समिट को लॉन्च किया था, इस वजह से न्यूज में था। और यहाँ पे साउथ चाइना सी से आप देख सकते हैं कोस्टल एरिया टच कर रहा है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चौथा गेम्स कौन सा था, गटका देखा, कलरी पट्टू देखा, मलखंबा देखा, चौथा गेम कौन सा था, जल्दी से बताएं। द फोर्थ वन वाज थेंगटा। देन नेक्स्ट हमने देखा था इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल कहां पे आई है, जल्दी से बताएं। DRDO में कहां पे, कौन सा ऑफिस है DRDO का, हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा। US रशिया के बाद इंडिया जो है 3rd कंट्री बन गया इसको होल्ड करने के लिए। देन टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जल्दी से हेडक्वार्टर मुझे बता दे कहां पर है। 1953 के हिसाब से इसे बनाया गया था। हेडक्वार्टर जल्दी से बताएं कहां पे लोकेट करता है, दार्जिलिंग में है क्या, नहीं, इट इज इन कोलकाता, ध्यान रखिएगा। सो काफी सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर करेक्ट आंसर किया है, और बाकी लोग जो लाइव नहीं देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर इसे आंसर कर सकते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो PDF के लिए आपको आंसर करना है, दैट इज गुरुद्वारा रकबगंज साहिब कहां पे लोकेट करता है, कल हमने इसे डिस्कस किया था। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा। और मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। Sometimes due to resource crunch or merely on perception, people from one state do not allow to reside people from the other state। तो दूसरे स्टेट से आने वाले जो लोग होते हैं उनको एक स्टेट के लोग अपने यहाँ पे नहीं रहने देते, क्योंकि उनको लगता है कि या तो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, ये सभी सारे रिसोर्सेज ले जाएंगे, या फिर ये उनकी परसेप्शन भी हो सकती है। अगर आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके का कुछ रवैया देख रहे हैं तो एज अ सिविल सर्वेंट आप क्या सोल्यूशन इसका देंगे, तो 150 से 250 वर्ड्स के बीच में इसका आंसर जरूर करिएगा। और जो नेटमॉक UPSC की जो दूसरा चैनल है जिसमें NCERT वीडियो के साथ साथ दूसरे वीडियोस भी डाले जाते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और लास्ट टाइम की जो विनर है उनका नाम है नैनावत गोविंदर। तो गोविंदर आप मुझे बता दीजिएगा @prince_luthra पे। आपने शायद पहले भी मुझे मैसेज किया ही हुआ है, तो आपको पता है मेरा एड्रेस, कि आपको जो ये PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने स्कोर क्यों ना किया हो। PDF आपको 10 बजे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।